बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय कोक, प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली एंड पावर्ड बाय कॉलगेट। क्या ही ज़बरदस्त T20 के मैचेस हो रहे हैं, सनसनीखेज मैच जो अब से कुछ देर कबल हुआ है। इस तरह का मैच हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। T20 की तारीख का ये ज़बरदस्त तरीन मैच था। ये तारीख रकम हुई है जो अफ़गानिस्तान की तरफ से फ़ाइट नज़र आई है, साउथ अफ्रीका की तरफ से फ़ाइट नज़र आई है। ऐसा लग रहा था कि अफ़गानिस्तान कह रहा था ये मैच मेरा है और साउथ अफ्रीका कह रहा था ये मैच मेरा है। अब जो टारगेट था 187 पहले रन्स बनाए गए और फिर ज़ाहिर है दोनों का बराबर हुआ, दोनों का स्कोर बराबर हुआ। फिर सुपर ओवर का फैसला हुआ और सुपर ओवर में 17 रन्स अफ़गानिस्तान ने बनाए जो कि साउथ अफ्रीका ने दोबारा खेलते हुए उसको बराबर कर दिया। और फिर दूसरा सुपर ओवर हुआ है। ये है तारीख रकम जो वर्ल्ड T20 में हुई है। और दूसरा सुपर ओवर जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए फिर डरावना ख्वाब साबित हुआ। अलबत्ता अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी ट्राई की गई और बड़ी ज़बरदस्त फाइट की गई, लेकिन किसी एक को जीतना था और वो कोई एक जो है वो साउथ अफ्रीका था। अच्छा जी, कल के मैच की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ कोलंबो में खेला गया ग्रुप ए का मैच। अमेरिका ने टॉस जीता, पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस अब जीत लिए हैं। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए और कोलंबो की विकेट पर पाकिस्तानी बैटर्स डोमिनेट करते हुए हमें नजर आए। साहबजादा फरहान की बात करें तो क्या उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 5 उन्होंने छक्के लगाए, 6 उन्होंने चौके लगाए और 73 रन की उन्होंने बारी खेली। शानदार इनिंग्स उनकी जानिब से खेली गई। जबकि बाबर आजम उन्होंने भी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। 1 छक्का उन्होंने लगाया, 4 चौके लगाए। थोड़ा सा स्लो उन्होंने स्टार्ट लिया, लेकिन जब सेटल हो गए तो उन्होंने ठीक ठाक जो है वो रन्स बना लिए। साइम अयूब वो शुरू में ही आउट हो गए, 19 रन उनकी जानिब से बनाए गए। लेकिन अगर हम बात करें शादाब खान की, वो एंड में आए और उन्होंने 30 रन बनाए, तो बड़े बर्क रफ्तार वो रन उन्होंने बनाए। तो ओवरऑल हम मैच पे, इन दोनों मैचेस पर बात करेंगे और आगे आने वाले मैचेस पर भी बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में सैयद मोहम्मद अवैस जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और इसके साथ साथ हमारे कोरिस्पॉन्डेंट उस्मान खान भी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। और अज़हर भाई इस वक्त चूँकि मसरूफियात की वजह से, आपको पता है कि लाहौर में जो चल रही है ऑक्शन, उस वजह से वो लाहौर में मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं वो इस वक्त, वो भी हमें अब से कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम करेंगे आप दोनों को शो में, उस्मान एंड ओवैस। ओवैस, आपसे शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान के मैच पे तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमने मैच देखा है मेकअप रूम में बैठकर, क्या ज़बरदस्त। आपने इससे पहले इस तरह का कोई मैच देखा नहीं होगा, इतना नेल बाइटिंग और सनसनीखेज। मुझे काफ़ी अपना टाइम तो हो गया हम पे अनम के साथ शो करते हुए। इसका एक रंग जा रहा था, एक आ रहा था। तो जो जिस तरीके की अपना वो जो मैच था, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मैचेस ऐसे होते हैं। मैंने जितने मैचेस आज तक देखे हैं, हमने इतना ज़्यादा जो डबल हेड, जब डबल आप बात करते हैं सुपर ओवर की, शायद ही कोई ऐसा मैच हुआ हो जितना वो नेल बाइटिंग मैच था। गुरबाज ने आके 3 छक्के मारे, फिर लगा कि शायद मैच की सुपर ओवर की तरफ ना चला जाए। लेकिन एक चीज़ है कि आपको दाद देनी पड़ेगी चोकस को, क्योंकि चोकस में इसलिए कहता हूँ, साउथ अफ्रीका का जो टैग लगा होता है मेरे लिए दूसरे, मेरे ख्याल से तो उतार दें इस टैग को। देखो, होना चाहिए जितना साइकोलॉजिकली वो स्ट्रॉन्ग उस टूर्नामेंट के अंदर है, खास करके जब स्टब्स की बात करें, क्योंकि वो रिक्वायर्ड था। जो उसने वो स्ट्राइक रेट अपना जब इंप्रूव किया सुपर ओवर में आके उसने हिट्स लगाई, तो दैट शोज कि आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग उस वक्त आते हो। लेकिन ओवरऑल मैच की बात करें, एक अच्छी बात थी अफगानिस्तान ने जो एक फाइट शो की है। खास करके आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें गुरबाज की, क्योंकि बहुत अरसे से उनका बल्ला नहीं चल रहा था। अनफॉर्चुनेट है, ज़ादरान, आपको पता है इब्राहिम ज़ादरान एक बड़े कंसिस्टेंटली उनके लिए परफॉर्म करते रहे, लेकिन आज के मैच में वो परफॉर्म नहीं कर सके। आप गुलबदी नाइब की बात करें, पिछले मैच में 50 किया था, इस मैच में परफॉर्म नहीं कर सके। ये मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि डू एंड डाई था। अगर आप हार जाते तो ऑलमोस्ट आपका सफ़र खत्म होता है इस T20 से। लेकिन आपको ओवरऑल दाद देनी पड़ेगी अफगानिस्तान टीम को। कोई इसमें शिकायत नहीं है जिस तरीके की आपने फाइट खेली है। लेकिन थोड़ा सा चूके इसलिए भी हैं क्योंकि जब आप सुपर ओवर की बात करते हैं तो आप देखते हो कि आपके टॉप कंटेंडर बैट्समैन या बॉलर कौन है। साउथ अफ्रीका का मसला यह था कि आपके पास सुपर ओवर का कोई बॉलर मौजूद नहीं था, जिसमें महाराज को भी ले गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुआ था, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है, लेकिन सुपर ओवर में एक स्पिनर को लेके आना थोड़ा सा रिस्की जरूर होता है। अफगानिस्तान से चूक ये हुई है, नबी बहुत सीनियर प्लेयर है, मैं खुद उनके साथ खेला हुआ हूँ, बहुत एक स्मार्ट क्रिकेटर है, हर डेली सीखता है। लेकिन नबी की जगह अगर आप गुरबाज को ही बेचते, क्योंकि वो अच्छी निक में था, उसने आगे जो 3 छक्के मारे उसने पूरा का पूरा मैच पलट दिया था, लगा फिर एक और सुपर ओवर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा उनके साथ एक मामला हुआ है। वेरस अफगानिस्तान ने जो आउट क्लास इनिंग्स खेली है,
दैट्स व्हाट अफगानिस्तान टीम ये देखें अभी ऑन एयर ये बात करें, ये जब मैच चल रहा था ना तो क्लियरली साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे गया ये मैच। मैं क्लियर कट कहता हूं, आफ्टर पाकिस्तान मेरे लिए सदके के बकरे दे साउथ अफ्रीका दूसरी फेवरेट टीम है। अच्छा जी उस्मान, कैसा लगा आपको मैच? मेरे ख्याल से कोई ही शायद होगा जिसने इस मैच को एंजॉय नहीं किया, और जिसने मिस कर दिया वो बैठ के अब हाइलाइट्स में जरूर देखेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, कमाल का मैच हुआ है, नेल बाइटिंग था और धुआंधार मैच हुआ है और शायकीन के पैसे वसूल हुए। मैं तो ये कहूंगा अहमदाबाद में जो लोग मैच देखने के लिए गए थे, इतना मतलब 2 सुपर ओवर्स T20 वर्ल्ड कप की तारीख में कभी नहीं हुए हैं। और जिस अंदाज में दोनों टीमों ने परफॉर्म किया, हार्ट ब्रेक हुआ है अफगानिस्तान के प्लेयर्स का और अफगानिस्तान के फैंस का, लेकिन दाद देनी पड़ेगी जिस अंदाज में उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और आखिरी गेंद तक लड़ते दिखाई दिए हैं। और जहां तक बात है जनूबी अफ्रीका की, तो मुझे लग रहा था शायद कहीं हार ना जाए जनूबी अफ्रीका की टीम, लेकिन जिस अंदाज में क्रिस्टन स्टब्स ने बैटिंग की, डेविड मिलर ने बैटिंग की, सुपर ओवर में कमाल कर दिया, लंबे लंबे छक्के लगाए और फिर कीशफ महाराज से बॉलिंग करवाना मेरे लिए भी मुझे था कि शायद ये कौन से वाले सुपर ओवर में आपको ये वाली फीलिंग आई? मुझे जब इब्तिदा में पहला सुपर ओवर जब मैच शुरू हुआ था, जब 187 का टारगेट मिला था, तब मुझे लग रहा था क्योंकि जिस तरह से उनका टेम्पो बना था अफगानिस्तान का, वो मैच लेके जा सकते थे। लेकिन फिर उसके बाद सुपर ओवर हुआ तो सुपर ओवर के अंदर भी 17-18 स्कोर करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अंडर प्रेशर रहते हुए बेहतरीन बैटिंग की साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने। फिर उसके बाद जो सेकंड सुपर ओवर हुआ उसके अंदर मुझे लग रहा था कि 23 स्कोर हो गया है, वो बहुत ज्यादा स्कोर है, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी गुरबाज ने आके जिस तरह से बैटिंग की है और फिर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर वाइड भी हो गया। तो अगर आप देखें तो कीशफ महाराज ने 4th स्टंप के ऊपर बॉल किया था और वो बाकायदा प्लान के तहत उन्होंने बाहर की तरफ बॉल किया था, क्योंकि उनको रूम ही नहीं मिला उधर हिट करने का, या शायद अगर वो ऑफ स्टंप पे जाकर खेलते तो मे भी हो सकता है कोई छिक्का वो मार देते, लेकिन मुश्किल हो गया था 24 रन बनाना। आई थिंक कोई स्पाइस इसमें मिसिंग नहीं था। 12 मसाले इस मैच में पूरे मिलते हैं, विकेट्स भी गिर रही थी, वाइड भी हो रहे थे। सुपर ओवर में क्या था जो हमने नहीं देखा इन दोनों सुपर ओवर्स में? और फिर जो सिलेक्शन थी कि 2 इन्हीं बैटर्स को आना चाहिए कि सुपर ओवर कौन खेलने आएगा, कौन बॉलिंग करने आएगा, ओवैस आपको लगता है कि जस्टिफाइड और राइट डिसीजन था अफगानिस्तान ने दोनों दफा बारी खेलने के लिए जिनको भेजा और फिर साउथ अफ्रीका ने? देखिए आप उस वक्त देखते हो कि उस मैच के अंदर आपका सबसे कॉन्फिडेंट प्लेयर कौन है। जब आप बैटिंग की बात करते हो, गुरबाज ने स्कोर किया था। मैंने इसलिए कहा ना कि बेहतर था कि आप गुरबाज को इस चीज में उतारते, क्योंकि उसकी हिट जो लग रही थी, 3 छक्के मारे हैं, वो कॉन्फिडेंट था। नबी बेशक सीनियर प्लेयर है, हर जितना टाइम मैंने उनके साथ खेला हुआ है, अपनी उनकी यंग एज की बात मैं कर रहा हूँ, नबी ऐसा प्लेयर है जो कि हर मैच में सीखता है, अपने आप से बात करता है, यंगस्टर्स को भी टीच करता है, बहुत अच्छा एक इंसान है। लेकिन जितनी सीनियरिटी तो जरूर है, वो एक्सपीरियंस भी कैरी करता है। तो शायद अफगानिस्तान के ज़हन में था कि सुपर ओवर प्रेशर गेम है, उसको लेके आते हैं तो शायद मैच थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आए। यहाँ पर थोड़ी सी इनसे चूक हुई। दूसरा, साउथ अफ्रीका की बात करें, मसला ये कि साउथ अफ्रीका के पास सुपर ओवर का एक बॉलर मौजूद नहीं है। और निगिडी की बात कर लो, रबाडा की बात करो, रबाडा क्वालिटी फास्ट बॉलर है, लेकिन आखिरी ओवर में भी जो हबड़ा दबड़ी हुई है, वो नजर आ रहा था कि शायद अफगानिस्तान के प्लेयर्स ज्यादा आपके ऊपर हावी हैं, आपने प्रेशर बिल्ड नहीं किया, बल्कि साउथ अफ्रीका ने मिडल के अंदर अगर बात करूं, जो उनके टॉप परफॉर्मर्स थे, उनके ऊपर प्रेशर माउंट करके रखा है। बैटिंग उनकी परफॉर्म नहीं कर सकी अफगानिस्तान की सही तरह, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी कि सुपर ओवर तक लेके जाना, पहला फिर दूसरे सुपर ओवर तक लेके जाना, दैट्स व्हाट अफगानिस्तान इज। जो मुझे अच्छा लगता है इनका टीम का, वो ये है कि किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर देख लो या किसी भी मैच के अंदर आप देखें, इन्होंने बहुत कम टाइम में टॉप टीम्स को टफ टाइम दिया है। ऑस्ट्रेलिया को मारा है, पाकिस्तान को मारा है, उन्होंने शिकस्त दी है, बड़ी टॉप क्वालिटी टीम्स को इन्होंने शिकस्त दी है, वेस्ट इंडीज को हरा चुके हैं। लेकिन जब मोड ऑफ क्रिकेट चाहिए होती है, जो कि एक्सप्रेस क्रिकेट होती है, उसके अंदर ये अपना 100% देते हैं, जो कि आज भी आपको नजर आया। लेकिन फॉर मी साउथ अफ्रीका की बात अगर करूं तो शायद ब्रेविस, क्योंकि उनको बेबी एबी डिविलियर्स भी कहा जाता है, वो थे एक इंपॉर्टेंट अपना। अगर मैं पूरे इस मिडिल ऑर्डर की बात करूं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि वो आके परफॉर्म थोड़ा सा आखिर तक रुकें, क्योंकि अगर वो ज्यादा रुकते हैं तो साउथ अफ्रीका का जो नीचे वाला ऑर्डर है वो बहुत तगड़ा है। स्टब्स वगैरह की बात कर लें तो इनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि इजीली 190-200 प्लस स्कोर जो है वो क्रॉस करवा सकते हैं। वेरस पेस बैटरी पे शायद साउथ अफ्रीका को स्टिल काम करने की जरूरत है। ऑल राइट, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उस्मान जो हैं वो ज़ाहिर लाहौर में मसरूफियात चल रही हैं, ऑक्शन चल रही हैं PSL के खिलाड़ियों की, उसमें थोड़ी सी मसरूफियत उनकी भी है और अजहर भाई भी वहीं पर मसरूफ़ हैं, उनसे भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम उनसे टाइम लेने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह वो हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने और PSL के ऊपर और पाकिस्तान के कल वाले मैच पर हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। अजहर भाई ने हमें कर दिया है ज्वाइन ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। अजहर भाई वहां पर मौजूद हैं। ऑक्शन इस वक्त चल रही है प्लेयर्स की। अजहर भाई से ही जान लेते हैं कि कैसा चल रहा है मामला अभी तक। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, वेलकम करेंगे आपको। लाहौर का मौसम मुझे लग रहा है कि काफ़ी गर्मी इस वक्त हुई हुई है। थोड़ा सा बताएं ऑक्शन के बारे में, क्या कौन से प्लेयर्स पिक कर रहे हैं और आप किस टीम का हिस्सा बनना जा रहे हैं, अगर आप डिस्क्लोज कर सकें। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्शन बड़ी अच्छी जा रही है। लाहौर का वेदर भी अच्छा है। मैं गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ क्योंकि अंदर बिल्कुल कोई जगह नहीं है, शोर काफी ज्यादा हो रहा है। जी हाँ जी। और दूसरा ये है कि काफी सारी टीमों ने प्लेयर्स काफी सारे पिक किए हैं। हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस तरफ सिचुएशन जाती है, और जो हमने प्लेयर्स टारगेट किए थे उसमें हमें वो प्लेयर मिल चुके हैं। हमने आमिर जमाल को लिया, मैं पेशावर ज़ल्मी का पार्ट हूँ, हमने आमिर जमाल को लिया है। उसके बाद हमने जो है अपना खुरम शहजाद को लिया है, जो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी। बाबर ऑलरेडी हमारे पास हैं। उसके साथ हमारे पास एरन हार्डी हैं, अब्दुल समद हैं, और अभी हमने हारिस को भी लिया है। तो ये हमारी सिचुएशन है। और अली रजा और सुफियान मुकीम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे। तो अब हमें जो है एग्रेसिव जाना है टॉप क्वालिटी बैट्समैनों की तरफ। तो ये क्या हमारा क्या प्लान ज़हन में है अजहर भाई? आपने पहले से सोचा हुआ था, होमवर्क किया हुआ था कि भाई ये वाले प्लेयर्स तो हमने जाने नहीं देने, ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, और आगे जो मजीद ज़ाहिर है इसकी कंटिन्यूशन चल रही है, तो मजीद कौन से प्लेयर्स पे नजर है? नहीं, उसमें होता ये कि ऑक्शन में ना आपका पर्स जो है वो आपने इतने पैसे स्पेंड करने हैं। आप दो प्लेयरों पे, टॉप प्लेयर पे हमने सोचा था कि हम जाएंगे। काफी सारे प्लेयर ऐसे थे जिन पे हमने बिड किया, लेकिन वो हमारी प्राइस रेंज से ऊपर हो जा रहे थे, तो हमने वो नहीं किया। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो है हमारा बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, ताकि हमारे पास पैसे मौजूद हों पर्स में, जब हम ऐसे प्लेयरों के पास जाएं और गारंटी करें कि वो वाले प्लेयर हमारे पास मौजूद हों। क्योंकि हम बिडिंग में तो यही होता है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप एक्स्ट्रा जा सकते हैं। तो ये हमारा प्लान था। तो ऑलरेडी हम कामयाब हुए हैं। अभी 2-3 स्पॉट हैं जिसमें नंबर 3, नंबर 4 का स्पॉट है जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। नंबर 5 और नंबर 6 हमारे पास सॉर्टेड है, 7 सॉर्टेड है। तो ये हम जो है ना एग्रेसिव जाएंगे, एक ओपनर की तरफ और एक नंबर 3 और एक नंबर 4 की तरफ। अजहर भाई, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको पिछली जो सुपर लीग PSLs हुए हैं उनमें और इस बार में? आपको क्या ऐसी चीज़ है जो इस बार मुख्तलिफ होती हुई नजर आ रही है? ज़ाहिर है ऑक्शन में प्लेयर्स जो हैं उनके लिए पैसे अब बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, इसके अलावा क्या मुख्तलिफ है? आई थिंक ऑक्शन पहले हुई नहीं, पहले ड्रॉप होता था PSL का ना, हमेशा से ड्रॉप होता था। आप प्लेयर पिक करते थे, ड्रॉप में जाते थे, आप प्लेयर पिक करते थे। इसमें यह है कि आपको अगर प्लेयर चाहिए तो आपने अपना देखना है कि आपके पास बजट कितना है उसका, और आप कितना किसी प्लेयर के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल आपने जो है वो 1.6 मिलियन जो है ना वो खर्च करने हैं आपके 16 प्लेयर से में, और आप कम से कम 16 प्लेयर आपको चाहिए, अदरवाइज आप 20 पे भी जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बेंच स्ट्रेंथ को बेहतर करें और 18 से 20 प्लेयर तक जाए। बिल्कुल सही। अच्छा वैसे आपकी नज़र में PSL इस बार कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है? एक तो नई टीमें भी ज़ाहिर है शामिल हुई हैं, और एक तो टीम नई तो नहीं है लेकिन नए नाम से सामने आ रही है, रावलपिंडी की। कितना एक्साइटिंग होने वाला है इस बार? एक्साइटमेंट ये थी कि सुबह 10 बजे सब टीवी पे बैठे हुए थे, बल्कि 11 साढ़े 11 बजे के करीब आपको पता पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन स्टार्ट होना था। जितना सबने इंतजार किया इस ऑक्शन वाले मॉडल को, क्योंकि बार बार डिस्कस होता था कि अब आपको ऑक्शन पे जाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि बड़ी मार्केट को आप टारगेट करें। अजहर भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सी टीम्स इस वक्त हैं जो कि बड़ा सोच समझ के इस वक्त फैसले ले रही हैं, क्योंकि जितने आपके पास पर्स में पैसे अवेलेबल होंगे, और खास करके आपने स्क्वाड को देखना है। 4 नंबर का प्लेयर है तो आपने 4 नंबर का प्लेयर ही पिक करना है। तो जरूरत होती है कि आप बैकएंड पे देखते हो कि हमारे पास अमाउंट कितनी पड़ी हुई है, कौन सा प्लेयर इस वक्त पर्स के अंदर हम लेके आ सकते हैं। क्योंकि जितनी ये लंबी फहरिस्त है प्लेयर्स की, खास करके तो शाम आराम सुकून से हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन एक्साइटमेंट मुझे ये लगती है, और मुबारकबाद भी पाकिस्तानी अवाम को, कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग को जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है, आपने इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया है, इतनी बड़ी बिड्स लगी हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप पूल ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स की देखें वर्ल्ड वाइड, तो आपके पास प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा पूल ऑफ क्रिकेट बढ़ रहा है। ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो कि ख्वाब देखते हैं कि हम जाके रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑल द बेस्ट अजहर भाई, क्योंकि इस वक्त आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भी, मैं सुबह से आपको देख रहा था। अजहर भाई बहुत मसरूफ चल रहे हैं, हमने जरा उनको ना मसरूफियत में से थोड़ा सा टाइम निकाल के गाड़ी में वो बैठे हमारे से बात कर रहे हैं। अजहर भाई हम आपको फ्री कर लेते हैं, बस थोड़ी देर में मुझे बता दें जो कल पाकिस्तान का मैच हुआ है, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए जीत बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी और पाकिस्तान को हर हाल में जीतना था। बड़े ग्रेसफुल तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है, कैसे एनालाइज करेंगे? आई थिंक जबरदस्त था। अप फ्रंट जो है ना हमारी वही
पावर प्ले में हमने जो है ना अराउंड 50 रन स्कोर किए थे, 2 विकेटें गिरी थी। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि हम 7 to 14 ओवर किस तरह खेलते हैं, तो कल जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि वो हमारे 77 रन बने और कोई विकेट नहीं गिरी। उसमें बाबर बहुत अच्छा खेले, सब ज्यादा फरहान बहुत अच्छा खेले, तो एक्सीलेंट बैटिंग उन्होंने की और उसकी वजह से इवन के एंड में हमने उस तरह यूटिलाइज नहीं किया। हमने 190 पे अपने जो है ना स्कोर फिनिश किया, लेकिन फिर भी हमारा मिडल में बहुत अच्छा खेलने की वजह से हमारा स्कोर 190 तक गया। अगर हमारे एंड में जो प्लेयर हैं, आई थिंक शादाब का कैमियो वाज रियली गुड। एंड में जो हमारे प्लेयर हैं, अगर वो थोड़ा सा उनकी हिटें लगनी शुरू हो जाती तो ये 210 रन बन जाते थे, बन सकते थे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मिडिल पीरियड आपने बहुत अच्छा खेला। बड़े अरसे के बाद हमने देखा है कि 7 to 14 ओवर में आपकी कोई विकेट नहीं गिरी और आपने 9 पॉइंट समथिंग के उससे स्कोर भी किया है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। अगले मैच के लिए बहुत जबरदस्त है। और हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है, आपको पता है, वो बहुत ज्यादा बेहतर है और उससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में भी वो इसी तरह परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा ना कल बैटिंग ऑर्डर में जो तब्दीली हुई है, वो आपको लगता है कि वो बड़ी खुशाइंद है? उस्मान का जो नंबर था उस पर उनको नहीं भेजा गया, फिर दो बैटर्स जो हैं उनको पहले भेज दिया गया, नवाज को पहले भेजा, फिर शादाब को भेजा, उस्मान को नहीं भेजा। आपको लगता है कि यही तब्दीली हमें आगे कंटिन्यू भी करनी पड़ेगी, या फिर उस्मान जो है वो एक वीक लिंक है टीम में इस वक्त? नहीं, वीक लिंक नहीं है। आप देखें, मैचअप्स को देखते हैं, आप यूटिलाइजेशन को देखते हैं प्लेयर्स की कि कौन सा प्लेयर किस वक्त जो है वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नवाज आपको पता है गुड फॉर्म में है, शादाब अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, और उसके बाद फहीम। तो आपको जाहिर सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एक एंट्री पॉइंट होता है प्लेयर का, अगर 12 ओवर तक होगा तो उस्मान जाएंगे, अदरवाइज जो है ना नवाज को जाएंगे। तो आई थिंक T20 में ना टॉप 3 के अलावा आपका बैटिंग ऑर्डर बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो आप में उसको आप जो है मैचअप देख के, अपनी चीजों को देख के आप उसको जो है चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चाहूंगी कि लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कर लूं। आप बाबर आजम की बैटिंग, शुरू में हमें लगा कि उन्होंने ज़रा सेट होने में काफ़ी टाइम लिया है और वो ज़रा टुक टुक करते जा रहे थे और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी हमें देखने में मिली। फिर उन पर थोड़ी सी तनकीद भी हो रही है कि बाबर को थोड़ा सा पेसी होना पड़ेगा खेलने के लिए। आपको कैसी लगी कल उनकी? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस नंबर पर बाबर खेल रहे हैं वो नंबर इतना आसान नहीं है, वहाँ पे बॉल स्लो आता है, अपना थोड़ा सा टाइम लेके। अगर आप उनके स्ट्राइक रेट की बात करें कल की, तो मेरे ख्याल 145 का स्ट्राइक रेट था उनका। तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके उसके बाद बिल्ड करना है, और यही वजह है कि आप एंड अप गेटिंग 190 स्कोर। अगर वहां पे वो तेज खेलने के चक्कर में विकेटें गिर जाती तो आपके ऊपर फिर प्रेशर आ जाना था, बैक टू बैक विकेटें गिरती, जैसे हमने पहले मैचेस में देखा है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जाते ही क्रिकेट में चौके छक्के के अलावा भी जो है ना बहुत सारी क्रिकेट है जो आप खेलते हैं। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक है, रनिंग बिटवीन द विकेट है। आप अगर देखें कि अगर 200 रन भी बनते हैं ना, तो बाउंड्री रेशो जो है वो 24 से 25 बाउंड्रीज होती हैं। उसके बावजूद आपके जो 95 बॉल में, और नॉर्मली ये होता है कि 40 आप डॉट बॉल खेलते हैं, टीमें जितनी भी 200 करती हैं 40 डॉट बॉल खेलते हैं, फिर सिंगल होते हैं। तो बाउंड्रीज आपकी 24 से 25 ही होती हैं। अगर आप 200 भी करें और 250 भी करें, इतनी बाउंड्री सेट होती हैं। बिल्कुल सही। तो आपकी रोटेशन और स्ट्राइक, रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अजहर भाई, थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। शाहीन कल भी थोड़े से समझ नहीं आए, बहुत ज्यादा महंगे बॉलर जो हैं वो कल भी साबित हुए। क्या लग रहा है आपको शाहीन को देखकर इस वक्त? देखिए, एक्चुअली शाहीन इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। जो ना वो जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, अप फ्रंट उनको विकेट है। आप देखें कि यहाँ पे हमारे खिलाफ अब जो भी टीम खेलेगी वो पावर प्ले में अटैक करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, तो आपके पावर प्ले में अटैक करेंगे। और उसमें जो है फील्डर भी दो बाहर होते हैं, तो इस वजह से जो है आपको सम टाइम बॉलर्स को बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मैं फिर बात करूंगा, शाहीन की जो लेंथ है वो थोड़ी सी जो है ना उनमें वापस खींचनी चाहिए और हिट द पिच हार्ड करना चाहिए और अपना बाउंसर जरूर यूज करना चाहिए। ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आप ज़ाहिर है इतने कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला और इतने मसरूफियत में से आपने टाइम निकाल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर भाई तो हमारे साथ मौजूद थे ही। अभी हमें लाहौर से उस्मान खान ने भी ज्वाइन कर लिया है। आपसे बात करने से पहले मैं ओवैस की तरफ जाऊंगी। ओवैस काफ़ी देर से वेट करें। ओवैस, कल का मैच पाकिस्तान का जो जीतना बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान ने जीत कर दिखाया है। अपने दोनों मैचेस पाकिस्तान अभी तक जीत चुका है। कैसा लगा आपको?
देखिए, मैच स्टार्ट होने से पहले बहुत सी चीज़ें ज़हन में आती हैं, क्योंकि यूएसए ने आपको वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी, उसका बदला भी आपने लेना है। प्रेशर तो माउंट नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट हमने खेली है तो हमारे ज़हन में 50-50 तो होता है कि पाकिस्तान 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। यूएसए की बात करें, इस मैच से पहले आपको याद हो इंडिया के खिलाफ उनकी बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे ज़रूर था कंडीशंस डिफरेंट हैं, श्रीलंका है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बॉल ग्रिप वाला मामला आ जाता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है, इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन विकेट जितनी आसान लग रही थी दूसरी इनिंग्स के अंदर, तो मुझे जिस वक्त उन्हें स्टार्ट किया खेलने, क्योंकि जब आप पिछले मैच की बात करती है, इंडिया के खिलाफ उनके 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर सके, जो कि प्रेशर उनके ऊपर आया था। लेकिन कल के मैच में उनके ऊपर के प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। जिस तरीके से जहांगीर, जो कि खुद भी अंडर 19 पाकिस्तान खेल चुके हुए हैं, उन्होंने आगाज किया। शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि आपके प्राइम फास्ट बॉलर हैं, उनको उन्हें टारगेट किया। स्पिनर्स को आपको पता है कि वो अच्छा, अगर आप बात करें स्क्वायर लेग की बात करें, यहाँ तक कि डाउन ऑन द ग्राउंड की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट किया। वो जितना कॉन्फिडेंट लग रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि यार हमारे पास बैकअप क्या है। पाकिस्तान ने परफॉर्म अच्छा किया, बैटिंग की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग यूनिट में फिर वही चीज़ आ जाती है कि जब आप कप्तानी की बात करते हैं, तो एक इशू क्या था कि पाकिस्तान को कम अज़ कम फहीम अशरफ को यूटिलाइज करना चाहिए था। आपने दूसरा मैच है जिसमें उसको यूटिलाइज नहीं किया। शाहीन की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके के रन्स वो लीक कर रहे थे पावर प्ले के अंदर, मुझे था कि शायद आपके पास सेकंड ऑप्शन फहीम अशरफ मौजूद है, उनको आप ट्राई कर लेते, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया। स्पिनर्स ने आके बीच में ब्रेक थ्रूज आपको लेके दिए। अच्छी बात है, उस्मान तारिक को आपने उस बड़े मैच से पहले आपने एक चांस दिया, ताकि वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस, आप वर्ल्ड कप का लेके आते हैं, वो कैच हो जाता तो बड़ा मजा आता ख्वाजा नाफे वाला। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इससे एक फायदा जरूर है कि एटलीस्ट आपकी टीम पॉजिटिव इंडिया के खिलाफ जाएगी। जो बैटिंग यूनिट भी हमने जो चॉप्स एंड चेंजेस किए हैं, जो रिक्वायर्ड होता है एट द मोमेंट, आप शादाब की बात कर लें। मुझे अच्छा क्या लगा कल के, स्पेसिफिकली बाबर आजम वाले मामले पे बात करूं, जब वो आए तो लोगों ने बात की, कमेंटेटर्स भी कर रहे थे कि उनको थोड़ा सा अपने शेल जोन से निकलना पड़ेगा, अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। लेकिन जो उस वक्त रिक्वायर्ड था वो यही था कि बाबर थोड़ा सेट होकर रोटेट द स्ट्राइक वाली पॉलिसी खेले। दूसरे एंड पे साहिबजादा फरहान अच्छी हिट लगा रहे थे, वो अपनी अग्रेसिव प्ले जोन से उसको जारी रखें, जो कि उन्होंने किया है। उससे आपका स्कोर बड़ा जबरदस्त हो गया था बीच में। और बाबर आजम फिर आपने देखा होगा रिलैक्स मोड के अंदर आपको नजर आया कि उन्होंने भी बाउंड्रीज क्लियर की हैं। शादाब खान को जिस पोजीशन पे भेजा गया वो इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। नवाज अनफॉर्चुनेट कल परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान 95% मार्क्स पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कल परफॉर्म किया, खास तौर पर साहिबजादा फरहान की जितनी तारीफ की जाए, क्या जबरदस्त बैटिंग साहिबजादा फरहान की तरफ से की गई है। उस्मान, आप किस तरह से, आप क्या लगा आपको पाकिस्तान का मैच देखकर? आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, इसमें ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो टोटल किया था 190, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की टीम के लिए अनअप्रोचेबल था, क्योंकि इस पिच के ऊपर इतना ज्यादा टोटल करना एक एसोसिएट टीम के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और शुरू के अंदर फिर उनका आगाज उस तरह से अच्छा नहीं बना, एंड्रयू क्रॉस उनके जल्दी आउट हुए, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर लंबी पार्टनरशिप भी नहीं लगी। तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पिनर्स ने जो कंटेन किया है जो पूरे उनके अमेरिकन बैटर्स को, वो बहुत अच्छा रहा। उस्मान तारिक की बॉलिंग उनको समझ नहीं आई, और उनका जो ट्रिकी सा एक्शन है उस पर सारे तकरीबन खास तौर पर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं वो काफी परेशान होते हैं, और तो वो पाकिस्तान के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं आगे इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर भी। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने जिस अंदाज में बैटिंग की है मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो बहुत अच्छी रही है। उनसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका काफी बेहतर हुआ है। ओवरऑल 128 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं, और कल के मैच में उन्होंने 144 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो कहीं ना कहीं उनको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। और इंडिया मैच से पहले एक अच्छी फॉर्म में आ जाना आपके सीनियर बल्लेबाज के लिए वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा शाहीन अफरीदी थोड़ा सा वरी साइन है मेरे लिए, क्योंकि वो उस तरह से मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहे अपना। पहले मैच के अंदर भी हमने देखा कि रन्स लीक किए, और कल के मैच के अंदर भी काफी ज्यादा रन्स लीक हुए हैं उनके एंड की तरफ से। अब देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या करती है 15 फरवरी के मैच के लिए। क्या शाहीन अफरीदी को कंटिन्यू किया जाता है, या फिर पाकिस्तान इसी तरह ही स्पिन डोमिनेंट अटैक के साथ मैदान में उतरेगा? ये अभी आने वाले दिनों के अंदर कुछ पता लगेगा, कुछ वाजे होगा, क्योंकि आगे है बड़ा मैच पाकिस्तान का जो जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस्मान, वो मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि पूरा टूर्नामेंट एक तरफ है, इंडिया पाकिस्तान के साथ, जो इंडिया के साथ हमारा मैच होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जीतना, तो वो अगला हमारा टारगेट है इंडिया को हराना। और जाहिर है उसके बाद नमीबिया है हमारे ग्रुप में, उसके साथ भी हमारा मैच होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक आएंगे तो बात करेंगे मजीद हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक और कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फतह समेटी है कल न्यूजीलैंड ने, जिसकी कोई विकेट उन्होंने नहीं गंवाई। 175 रन का जो मजमू है उन्होंने बना लिया और यूएई की टीम 6 विकेटों पर 173 रन बना सकी। इस मैच पर थोड़ी सी बात करते हैं, ओवैस हमारे साथ हैं। ओवैस, न्यूजीलैंड वंस अगेन शाइन करता हुआ नजर आया और कोई विकेट उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। कैसे देखते हैं आप कल के मैच को? मेरे तो दुख था क्योंकि यूएई रिप्रेजेंट किया हुआ, मुझे था कि यूएई टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये नज़र आता है कि आप बड़ी टीम्स के खिलाफ जब ज़्यादा मैचेस नहीं खेलते तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन यूएई ने हालिया जो सीरीज़ खेली है, चाहे पाकिस्तान की बात करें, उनको भी टफ टाइम दिया। न्यूजीलैंड को दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर टफ टाइम दिया हुआ है, बांग्लादेश को शिकस्त दी हुई है। लेकिन जो बॉलिंग अटैक था कल, अब बॉलिंग अटैक का मसला है क्योंकि यूएई में भी कुछ मसले हैं स्क्वाड की। अगर बात करें, जो लड़का इस वक्त डेजर्ट वाइपर्स में था, यूएई को रिप्रेजेंट किया हुआ अजरबैजान की टीम में, वो स्क्वाड के अंदर मौजूद नहीं था। उसके अलावा अगर आप बात करें मिड ऑर्डर की बात करें, आपके पास वो स्ट्रेंथ पावर मौजूद नहीं है। एक प्लेयर का इशू भी बना वो क्योंकि उसको वापस भिजवा दिया गया था यूएस। आई डोंट नो उसका अभी तक क्या स्टेटमेंट, डिसिप्लिन का कोई इशू आ रहा था। लेकिन आपको अगर इनिशियली बात करूँ यूएई की तो दाद देनी पड़ेगी। वसीम की बात करें, अशरफों की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अपना इनिंग्स खेली है, वसीम ने खास करके कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। जितना आप चाहे T10 में आप बात करें, चाहे T20 में बात करें, बांग्लादेश लीग वो खेल लेंगे तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। उन पे यूएई बहुत ज़्यादा रिलाय करता है। वैरस न्यूजीलैंड, आपको पता है, वो एक टीम है जो कि हमेशा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेलती है, फाइनल भी खेलती है, लेकिन वो डार्क हाउस से ज़्यादा बात उस पर होती नहीं है। ओपनिंग की बात करें तो वो एक अजीब ही ब्रूटल मूड के अंदर वो आए थे। टिम साइफर्ट की बात कर लें आप, वो सबको पता है जिस तरीके की वो इनिंग्स खेलते हैं। हाँ। उन्होंने ऐसे ही आपको लेके आगे चलना है। और साथ में अगर आप मिड ऑर्डर की बात करें, उनके पास मिचेल मौजूद हैं, रविंद्रा मौजूद हैं, उसके बाद चैपमैन मौजूद हैं। बहुत तगड़ा एक स्क्वाड उनका है जो कि किसी भी अपना आप कह सकते हैं चेस के लिए बहुत आइडियल पोजीशन इस मैच को देखते हुए आपको वो एक मैच याद आया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जो हमने 10 विकेटों से अपने नाम किया था? मुझे तो उसी की याद आ रही है। देखिए, वो डिफरेंट विकेट जरूर थी क्योंकि यूए दुबई की थी, वहां पर स्पिनिंग ट्रैक था जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया था, बड़ा एक जबरदस्त, वो तो यादें हैं। लेकिन अल्लाह करे कि जो इतवार वाला मैच है, हाँ, उसमें भी मैं कहता हूँ कि वो जरूर होना चाहिए, तगड़ा मैच होना चाहिए इंशाल्लाह। ऑल राइट जी। अच्छा, यूएई और इस मैच की, जो न्यूजीलैंड के मैच की बात करें, उस्मान मैं आपकी तरफ आऊंगी। कैसी लगी कल आपको न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस और यूएई ने? ज़ाहिर है उनकी बॉलिंग में वो झोल तो नजर आए, लेकिन बैटिंग आपको ओवरऑल कैसी लगी? आई थिंक डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की, और जिस अंदाज में दोनों बैटर्स, खास तौर पर टिम सेफर्ट और एनिल फेनिल ने जिस तरह से बैटिंग की है, कोई जवाब नहीं था यूएई के बॉलर्स के पास। और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम एक खतरनाक टीम साबित हो सकती है आगे आने वाले मैचेस के अंदर। और क्योंकि उन्होंने भी हाल ही में इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज भी इंडिया के अंदर खेली है, उससे पहले वनडे सीरीज भी वो खेले थे, तो उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड के पास। यूएई के लिए ये है कि उनके लिए एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि वो बड़ी नेशंस के साथ मैचेस खेलती हुई आ रही हैं और उनकी दिन ब दिन क्रिकेट मजीद बेहतर हो रही है। ये चंद टीमें हैं एसोसिएट नेशंस की जो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ गामजन है, उनमें यूएई भी है, फिर इसी तरह ओमान की टीम है, नेपाल है, आप देखें कि वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इसी तरह इटली की टीम है। तो ये इंस्पायरिंग है इन तमाम टीमों के लिए कि ये काफी एक्सपीरियंस लर्न कर रही हैं। इसके अलावा यूएई की टीम के अंदर ज्यादातर तो पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं जो यहाँ से वहां पर गए हुए हैं, जाकर अपना क्रिकेट करियर बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले मैचेस के अंदर कोई इतना बड़ा सरप्राइज यूएई की टीम से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। हाँ, न्यूजीलैंड के लिए आगे बहुत ज्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और ये टॉप 4 में जाता हुआ देख रहे हैं उस्मान? इन द एंड में चाहूंगी थोड़ा सा बता दें, टॉप 4 की जो टीमें आपके जहन में चल रही हैं कि वर्ल्ड कप में हो सकती हैं, उसमें न्यूजीलैंड की टीम को आप शामिल करें? बिल्कुल, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम फाइनल 4 तक आ सकती है क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग पावर है और फिर जिस तरह से उनके पास बॉलिंग है, उनके पास स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, और ऊपर से बैटिंग ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। टिम सेफर्ट जिस तरह की उनको ओपनिंग ऑर्डर के अंदर स्टार्ट देते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर माइकल चैपमैन है, फिर डैरिल मिचेल है, ये तमाम बल्लेबाज काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वन ऑफ द कंटेंडर हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के। बाकी मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम भी इस दफा एटलीस्ट जो टॉप 4 है उसके अंदर तो जरूर आएगी। फिर आगे सेमीफाइनल और फाइनल देखते हैं कि क्या बनता है। इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान की टीम सिर्फ टॉप 4 में नहीं आएगी बल्कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ट्रॉफी भी लेकर आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उस्मान भी हमारे साथ मौजूद थे, और वैसे आपका शुक्रिया, और अजहर भाई ने भी थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया, उनका ज़्यादा शुक्रिया बनता है क्योंकि उन्होंने बड़े टाइम उन्होंने निकाल कर हमें जो है वो वक्त दिया है। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।